आप सभी का हमारे HK अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम पे। हमने जो पहले देखा है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड पे हमने एक पूरी अपनी जो सीरीज है वो ख़त्म की है, और आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी नेट एग्ज़ाम के लिए, यानी यूजीसी नेट या एनटीए जो नेट कंडक्ट कराता है उसमें आपका हायर एजुकेशन एक पूरी की पूरी यूनिट दी गई है, और उसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में हम बांट कर देखेंगे कि कौन से टाइम पीरियड से प्रेजेंट तक कितनी अभी तक स्कीम जो है वो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने दो भागों में हम इसको बांटेंगे। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता से पहले जितने भी आपके चेंजमेंट हुए हैं हायर एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जितने भी क्या है प्रोसेस हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर स्वतंत्रता के बाद जो है आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है या जितने भी आपके कमीशंस रहे हैं उनके बारे में, और उन्होंने क्या क्या अपना अहम योगदान दिया है हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो पॉलिसी वो कब आई थी और हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बार अब यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो आपको क्रोनोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट आया है कौन सा नहीं आया है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चार्टर जो एक्ट है वो सबसे पहले आया था 1813 में आपका। उसके बाद आपका जो सेकंड आया वो आई थी एल्फिंस्टोन रिपोर्ट, यानी 1823 में ये रिपोर्ट आई। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के बाद में आया आपके मैकुलेज मिनट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मैकुलेज मिनट आया था आपका 1835 में, यानी 1835 में। उसके बाद मैकुले मिनट के बाद आपका आता है वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में, यानी 1854 में। और वुड डिस्पैच के बाद आपका हंटर कमीशन आता है, यानी ये हंटर कमीशन कब आता है आपका 1882 से लेकर 1883 में, यानी 1882-83 के आसपास आपका क्या आता है हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन के बाद आपका यूनिवर्सिटी कमीशन आता है जो 1902 में या फिर 1902 में। उसके बाद 1905 में आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है, एनसीई आता है यानी, और इसमें आता है 1913 के बाद 1917 में आपका सैडलर कमीशन को लाया जाता है। सैडलर कमीशन के बाद क्या है 1929 में आपका हार्टोंग कमेटी आती है। हार्टोंग कमेटी के बाद क्या है आपका सप्रू कमेटी आती है, और सप्रू कमेटी के बाद क्या है जो वुड डिस्पैच आपका 1854 में लाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट दी गई थी उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है कब 1937 में। इसके बाद 1937 के में जब आपकी वुड डिस्पैच या फिर आपका क्या है वुड की जो रिपोर्ट थी उसको क्या कर दिया गया, अबॉर्ट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया। तो उसके लिए फिर क्या आया 1937 में आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया, और वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के बाद आपका इंडिपेंडेंस से पहले जो लास्ट वाला था वो क्या था सर्जेंट रिपोर्ट थी जो 1944 में आई थी। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है आपका, जितने भी क्या है आपकी कमिटीज़ गठित हुई, जितने भी कमीशंस बने, जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज बनी बिफोर इंडिपेंडेंस। सबसे पहले चार्टर एक्ट आया, फिर आपका एल्फिंस्टोन रिपोर्ट दी गई, फिर मैकुलेज की मिनट आती है, उसके बाद वुड डिस्पैच आता है, फिर हंटर कमीशन आता है, फिर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है, फिर आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आता है 1905 में, फिर एजुकेशनल पॉलिसी आती है 1913 में, सैडलर कमीशन आता है। सैडलर के बाद क्या है आपका हार्टोंग कमेटी आती है 1929 में, फिर सप्रू कमेटी आती है, फिर उसके बाद अबॉर्ट वुड रिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी अबॉर्ट कब किया जाता है 1937 में, जो 1854 में वो डिस्पैच आया था उसकी रिपोर्ट को हम 1937 में अबॉर्ट कर देते हैं, और 1937 में फिर हम क्या लेते हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को अपनाते हैं। फिर 1944 में आता है आपका लास्ट ये रिपोर्ट है जिसको क्या कहा जाता है सर्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में आपके 12 जो अभी तक कमिटीज़ है वो गठित की गई है, कमीशंस गठित किए गए हैं या फिर पॉलिसीज लाई गई है। सबसे पहले आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस आता है राधा कृष्णन कमीशन जो 1948-1949 में गठित होता है। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूलर कमीशन 1952-1953, फिर आता है कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961, फिर आता है कोठारी कमीशन 1964-1966, फिर आता है एजुकेशन सब्जेक्ट कंकरंट
लिस्ट 1976, फिर आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 एंड 1986, फिर गन्नाम कमेटी 1993, फिर सैम पित्रोड़ा कमेटी, ये कितने को आती है आपका 2007 में, फिर आता है यशपाल कमेटी, फिर आता है शर्मा कमेटी, फिर आता है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी, फिर आता है के बी पवार कमेटी। तो ये सारी कमेटी, सारे कमीशंस और जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स आई है या फिर जितने भी आपके अभी तक अमेंडमेंट हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इन सब को हम यूनिट में, यानी जो हमारी आपके हायर एजुकेशन सिस्टम की जो ये सीरीज़ है, इसमें हम इन सारे कमीशंस को देखेंगे कि कौन सा कमीशन क्या कह रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इनमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए भी हैं और आगे आएंगे भी, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट आपका कब आया था? 1813 में आया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेपरेट साइंटिफिक नॉलेज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या, The Christian missionaries were allowed in the country to preach their religion. ईसाई मिशनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई, यानी चार्टर एक्ट में आए जितने भी ईसाई मिशनरी थे उनको कहा गया कि आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार करिए, ईसाई धर्म का प्रचार करिए और लोगों को जागरूक करिए ईसाई धर्म के बारे में। तो ये किसकी देन है? ईसाई मिशनरियाँ जो है और ईसाई धर्म भारत में जो है उसको प्रचार प्रसार करने की चार्टर एक्ट की मेहरबानी है ये। इसके बाद है आपका इन 1817 विच लेटर बिकेम प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1855, हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी इन 2010। 1817 में, जो बाद में 1855 में क्या बना आपका? प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपके चार्टर एक्ट में जो उस समय क्या था? प्रेसिडेंसी कॉलेज था, वो 1855 में हिंदू कॉलेज बनाया गया और कलकत्ता में ये खोला गया था। और उसके बाद क्या है? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ये जो आपका था हिंदू कॉलेज, बन गई कब? 2010 में। अब हम बात करते हैं एल्फिंस्टोन रिपोर्ट 1823 की, या फिर एल्फिंस्टोन रिपोर्ट 1823 क्या है? It recommended the appointment of district examination officer and school supervisors and the training of teachers. अब ये किसकी नियुक्ति करने की सिफारिश करता है कि हमें क्या करना चाहिए? जिला में क्या करना चाहिए? परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए, स्कूल में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए इसने क्या की? सिफारिश की। यानी क्या है? डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर हमें नियुक्त करना चाहिए और स्कूल सुपरवाइजर्स हमें नियुक्त करना चाहिए, और जितने भी टीचर्स हैं स्कूल्स में उनको हमें क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सिफारिश थी आपके एल्फिंस्टोन रिपोर्ट्स की। इसके बाद क्या है? एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1834 इन बॉम्बे। एल्फिंस्टन जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1834 में। और कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। ध्यान रखना है आपको, बॉम्बे में 1834 में एल्फिंस्टन की इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन हायर एजुकेशन, जो क्या दिखाता है? आपका उच्च शिक्षा के विकास की शुरुआत को दिखाता है। तो जो हमारी हायर एजुकेशन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन के सेटअप होने पर। एल्फिंस्टन की जो रिपोर्ट आई 1823 में, उसमें एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई उसके तहत 1834 में, और वो भी कहाँ पे की गई? बॉम्बे में की गई, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मुंबई के नाम से जाना जाता है। और यही पहली ऐसी शुरुआत थी जिसमें हमने हायर एजुकेशन को क्या किया? काफ़ी प्रमोट किया। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 की जो ये है, इसमें बॉम्बे विश्वविद्यालय क्या है? सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। आज भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वो इसी टाइम की है। आपके एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में जो आई थी उसमें, उसी के तहत हमने क्या की थी? एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 34 में। तो उसी की ही देन है आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी।
अब मैकॉले की मिनट्स आती है 1835 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैकॉले मिनट्स कब दी गई थी? 1835 में। इट सजेस्टेड डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन द कंट्री। इसने देश में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का सुझाव दिया, जिसका असर आज तक भी हम पर दिखता है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इंग्लिश भी जो आपकी क्या है, बहुत अच्छे लेवल पर आपको दिखती है। तो ये किसकी देन है? मैकॉले मिनट की देन है। However, these initiatives were mainly directed at elementary and secondary education। हालांकि ये पहल मुख्य रूप से कहाँ से शुरुआत की गई? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी। लॉर्ड मैकॉले wanted to build an education system that was secular and scientific, free of age-old prejudice and at par विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब क्या है, लॉर्ड मैकॉले एक ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जो क्या हो, धर्मनिरपेक्ष हो, यानी सभी धर्मों के लोग इसमें शिक्षा प्राप्त कर सके। वो साइंटिफिक हो यानी वैज्ञानिक हो, तथ्यपरक हो, उसके साथ साथ सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और पश्चिमी दुनिया के बराबर हो। यानी जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज में जो फॉलो की जा रही है एजुकेशन सिस्टम, वही भारत में लागू की जाए और जो रूढ़िवादी आपकी परंपरा चली आ रही है, जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, उसको क्या किया जाए, उससे मुक्त हुआ जाए। इन दिस वे ही प्लेड हिज पार्ट इन बिल्डिंग द मॉडर्न इंडिया। इस तरह जो आपका मैकॉले मिनट है, ये आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किसको प्रमोट करता है? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता है। दूसरा, ये किसको बिल्ड करना चाहता है, या किस तरीके का सिस्टम बिल्ड करना चाहता था? ये सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, साइंटिफिक वैज्ञानिक, और उसके साथ साथ जो पुराने पूर्वाग्रह है उनसे मुक्त होना चाहता है, रूढ़िवादी जो परंपरा है शिक्षा की उससे मुक्त कराना चाहता था, और पश्चिमी दुनिया के बराबर हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाना चाहता था। अब आता है आपका वुड डिस्पैच 1854। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वुड डिस्पैच जो है, इट वाज फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। ये एक पहली पॉलिसी थी जिसने क्या किया, उच्च शिक्षा के संबंध में पहला नीतिगत उपाय था। आपको ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा का पहला नीतिगत उपाय या फिर फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन कौन सी? आपकी वुड डिस्पैच है, जो 1854 में आया था। इट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज। इसने 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने के लिए बोला। कौन सी? एक पहली मद्रास, दूसरी कलकत्ता, तीसरी बॉम्बे, और ये तीनों कब सेटअप की गई थी? 1857 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1857 में आपके 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की थी वुड डिस्पैच ने। पहला कौन सा? मद्रास, दूसरा कौन सा? कलकत्ता, तीसरा कौन सा? बॉम्बे। आपको ध्यान रखना है, वुड डिस्पैच जो है ये पहला ऐसा था जिसने हायर एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की थी, और उसी के बेसिस पर इसने देश में 3 यूनिवर्सिटी के नाम रिकमेंड किए थे कि आपको मद्रास यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और आपको बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए। और इसी वुड डिस्पैच के तहत 1857 में इन तीनों विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था। जो बात की थी उसमें हमने वुड डिस्पैच देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ये फर्स्ट पॉलिसी आपकी जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करती है, और उसने 3 यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करने की बात की थी, यानी मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, और इनको क्या किया गया था? 1857 में स्थापित किया गया था। हमने मैकॉलेज की मिनट देखी थी, जिसने क्या किया है, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, इंडिया में इसका प्रचार प्रसार किया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार का इसने सुझाव दिया। और इसने क्या किया, इसने बताया कि आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, ये जो आपकी है मैकॉलेज मिनट, ये मॉडर्न इंडिया में जो आपके आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये हमने देखा था। इसके बाद एलिफिस्टोन रिपोर्ट हमने देखी थी 1823 की, जिसमें आपने देखा कि ये क्या करती है कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर और स्कूल सुपरवाइजर और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स पर क्या करती है, ध्यान देने के लिए सिफारिश करती है। और सबसे पहला हमने देखा था चार्टर एक्ट, जो 1813 में आया था, और ये भारत में क्या है, ब्रिटिश भारत जो था उस समय का, उसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने का सिफारिश करती है। और इसके साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भारत देश में ईसाई का प्रचार करने की अनुमति देता है। तो ये सब हमने देखे थे आपके फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें, तो वीडियो का उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हंटर कमीशन की। 1882 में आपका हंटर कमीशन आता है, और 1882-1883 में जो ये हंटर कमीशन आता है, ये क्या कहता है,
इट एम्फेसाइज दिस सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। इसने किसको प्रमोट किया या किसके पृथक्करण पर ये जोर देता है? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पृथक्करण को जोर देता है। यानी हमें अलग अलग करके, यानी प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग करके हमें विकास करना चाहिए दोनों का। तो इन्होंने किस पर जोर दिया कि हमें प्राथमिक जो आपकी शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उन दोनों को अलग अलग विकसित करना चाहिए। दूसरा क्या है? इट प्रपोज द यूनिवर्सिटीज वुड हैव टू मैनेज द एफिलिएटेड कॉलेजेस। और इसने प्रस्ताव दिया कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उनसे एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस का जो रख रखाव है या प्रबंधन का जो कार्य है वो कौन करेगी? यूनिवर्सिटी करेगी। तो ये काम भी किसने बताया? आपका हंटर कमीशन ने बताया। हंटर कमीशन ने दो चीज़ बताई कि हमें सेग्रीगेशन करना है, किसमें? प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, यानी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में हमें पृथक्करण करना है। दूसरा इसने क्या दिया कि यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए? मैनेज करना चाहिए अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को, यानी आपके जो विश्वविद्यालय है उनको अपने संबंधित कॉलेजों का प्रबंधन करना होगा। इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, यानी 1902 में आपका क्या आता है? यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। तो लॉर्ड कर्जन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट अ कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर क्या है? आपका विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके लॉर्ड कर्जन थे। ये ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर जो आयोग नियुक्त किया गया था उसको नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके लॉर्ड कर्जन थे। 27 जनवरी 1902 को क्या होता है? को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई थी। यानी क्या है? आपका जो 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति की गई थी सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं की जांच करना कि उनकी कैसी स्थिति है और कहाँ पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जा सकती है, तो उनकी संभावनाओं को जांचना और उनके गठन और कामकाज में सुधार के प्रस्ताव पर विचार करना और रिपोर्ट देना। तो जो आपका यूनिवर्सिटी कमीशन था उसके दो काम थे। एक पहला काम क्या था कि आपको ये देखना है कि जो यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जा चुकी है उनकी स्थिति कैसी है। दूसरा क्या है कि जो ब्रिटिश भारत है उसमें कहाँ कहाँ पर संभावनाएं हैं अदर जो यूनिवर्सिटीज है उनको ओपन करने के लिए, तो उनकी जांच करना और कहाँ कहाँ पर क्या है उनके कामकाज को सुधारा जा सकता है, तो सुधारने के लिए प्रस्ताव देना और एक साथ अपनी सारी रिपोर्ट क्या है प्रस्तुत करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 का। द कमीशन recommended the recognition of university administration, a much more strict and systematic supervision of the colleges by the university, and the imposition of more एग्जैक्टिंग कंडीशंस ऑफ एफिलिएशन। 1902 का जो ये आयोग आया आपका, इसने क्या कहा? आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन, विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की अधिक सख्त और व्यवस्थित निगरानी तथा संबद्धता को अधिक सख्त शर्तें लागू करने की सिफारिश की थी। यानी क्या है कि आपके जो एफिलेटेड कॉलेज है उनका जो प्रबंधन है वो आप सख्ती से लागू करें, सख्ती से उसको चलाएं और अच्छे से उसको व्यवस्थित करें। तो ये इन्होंने सिफारिश की थी आपकी यूनिवर्सिटी कमीशन ने। The Indian University Act of 1904 passed on March 21st was formulated based on their recommendation on the University Commission of 1902। 1902 के क्या है कमीशन के आधार पर क्या है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग द्वारा सिफारिश के आधार पर तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो उसमें आया भी क्वेश्चन कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो कब आया था। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो 1904 में आया था और 1904 में ये 21 मार्च को क्या है पास किया गया था। और 21 के तर्ज पर पास किया गया था। जो आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1902 में, उसकी सिफारिश पर इसको क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो आपको ध्यान रखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। इसके बाद आता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद क्या है? 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा क्या करी गई? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी और जो स्वतंत्रता के बाद क्या है जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुई। यानी क्या है कि जब हम क्या हुआ कि आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब बना? ये आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बाद आपका क्या बना? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई,
जो आपके स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके द्वारा, और उसी का ही एक रूप आपको देखने को मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर जादवपुर विश्वविद्यालय। फिर आता है प्रोपेगेटिंग लर्निंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर अलोंग विद मॉडर्न वैल्यूज एंड डेवलपमेंट्स इन इट्स नेशनल लैंग्वेजेस। इसका उद्देश्य क्या था, यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी का क्या इसको स्थापित करने या फिर आपके जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसका मेन मोटिव क्या था, भारतीय परंपराओं और संस्कृति के साथ साथ आधुनिक मूल्यों और विकास को अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में प्रसारित करना। यानी जो हिंदू परंपरा है आपकी, भारतीय परंपरा है आपकी, जो आपका यहाँ की संस्कृति है उसको प्रसारित करना, और उसके साथ साथ क्या करना, आधुनिक मूल्यों और विकास को अपनी राष्ट्रीय भाषा है जो है हमारी जो लैंग्वेज है नेशनल, उसके साथ ही प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसका एक इनिशिएट बहुत अच्छा क्या है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने किसकी स्थापना की थी, शांति निकेतन की स्थापना की। श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक एक महान शिक्षा केंद्र की स्थापना की। और सतीश मुखर्जी जो हुए हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी, डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है कि डॉन सोसाइटी किसने स्थापित की थी, सतीश मुखर्जी ने, और शांति निकेतन जो है वो किसने स्थापित किया था, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तहत ही ये क्या है, सारे कदम लिए गए थे। भारतीय जो परंपरा है संस्कृति को इसमें प्रमोट किया गया था, और स्वदेशी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया था और जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अब आता है आपका रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1930। अब इस नीति में सिफारिश क्या की गई थी, प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी उस टाइम जो प्रोविंसेस थे, हर एक प्रोविंसेस में क्या किया जाएगा, हर एक प्रोविंस में क्या किया जाएगा, एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ विश्वविद्यालयों की शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी आपको इंक्रीज करना चाहिए कि जो आपकी एक्टिविटीज, टीचिंग एक्टिविटीज है यूनिवर्सिटीज है उनमें, और मुस्फिल शहरों में स्थित कॉलेजों को समय के साथ शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यानी क्या है, आपके जो मुफिसिल टाउन्स हैं या मुफिसिल जो शहर है उनमें जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी के रूप में या शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। तो ये रिसोल्यूशन था एजुकेशन पॉलिसी 1913 का, कि हमें क्या करना है, एक एक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना है। सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों को हमें प्रमोट करना है या मोटिवेट करना है या इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। इसके साथ साथ मुस्तफिल शहर जो है उनमें स्थित जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उनको शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में हमें क्या करना है, विकसित करना चाहिए। अब आता है आपका सैडलर कमीशन। 1917 में आपका सैडलर कमीशन आता है। अब सैडलर कमीशन क्या करता है, इट इज ऑल्सो पॉपुलर एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन किसे कहा जाता है, आपका सैडलर कमीशन को कहा जाता है, जो 1917 में आया था। इट रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस and suggested a special selection committee for the selection of university teachers। इसने क्या किया, इंटरमीडिएट जो शिक्षा है उसकी डिग्री कॉलेजेस से अलग करने की सिफारिश की। यानी क्या है, जो आपके इंटरमीडिएट जो शिक्षा है उसको कॉलेजेस से अलग कर दिया जाए। दूसरा इसने क्या करा, और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए क्या किया जाए, एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया कि आपको अगर यूनिवर्सिटीज में क्या करना है, टीचर्स अपॉइंट करने हैं, तो उसके लिए एक अलग से विशेष चयन समिति होनी चाहिए। अब इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिक्यूर्सर टू द 10+2+3 सिस्टम विच वो स्टार्टेड इन इंडिया इन 1975। इसे क्या कहा जाता है, 10+2+3 प्रणाली के अग्रभूत भी माना जाता है, जिसे भारत में 1975 में शुरू किया गया था। जो 10+2+3 का जो प्रणाली है, यानी आपका 10 फिर उसके बाद +2 फिर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का, ये जो सिस्टम है इसको क्या किया गया, इस प्रणाली का अग्रभूत का माना गया है आपका सैडलर कमीशन को, और ये भारत में 1975 में लागू किया गया था। अब आता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया सैडलर कमीशन को ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन सजेस्टेड द सेटिंग अप द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैबे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। कैबे क्या है, सेंट्रल
एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को क्या कहते हैं? कैबे कहते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको हिंदी में कहा जाता है, नोट कर लीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी आपकी कैबे की। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। कैबे वॉज सेटअप इन 1920 बट was abolished in 1923 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। कैबे की स्थापना कब होती है? आपके 1920 में होती है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसे 1923 में समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 3 साल ही रहता है आपका कैबे। और कैबे क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये क्यों बंद होता है? ये 1920 में इसको स्थापित किया जाता है, लेकिन इसको क्यों क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस उस टाइम आ जाता है, वित्तीय संकट उस टाइम आ जाता है, तो 1923 में इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 एजुकेशन वाज मेड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू मिनिमाइज द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। भारत सरकार अधिनियम 1919, ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम कौन सा है? 1919 के तहत शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बनाया गया था ताकि शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार के नियंत्रण को कम से कम किया जा सके। यानी क्या है कि आपका जो एजुकेशन का जो मैटर है वो कौन देखेगा? आपका प्रोविंसेस देखेंगे, ताकि क्या किया जा सके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या करे? कम हस्तक्षेप करे और काफ़ी अच्छे से शिक्षा का क्या हो सके? प्रचार हो सके। तो ये था आपके सेडलर कमीशन और रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। आज हमने बात की यूनिवर्सिटी कमीशन की भी, हंटर कमीशन की भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और भी जो इसके आयोग हैं उनके बारे में। तो हंटर का आयोग एक बार देख लेते हैं क्या है शॉर्ट में। हंटर कमीशन आपका 1882 1883 में आता है, जिसमें हम प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग अलग करके बात करते हैं कि अलग अलग इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं कि जो एफिलेटेड कॉलेज हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, उसी को ही उसका जो यूनिवर्सिटी है उसी को ही उसका प्रबंधन देखना चाहिए। फिर आता है आपका यूनिवर्सिटी कमीशन। तो लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी आपका हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर सबसे पहला जो कमीशन है वो बैठाने वाले कौन थे? आपके लॉर्ड कर्जन ही थे। तो इन्होंने काफ़ी सारे क्या है चीज़ें दिया, सुझाव दिया, और इन्होंने क्या बताया कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति पर सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में की गई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों संभावनाओं की जांच करना, यानी कहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं और कहाँ पर क्या संभावना है उनको डेवलप करने की, और वो जो अभी तक विश्वविद्यालय स्थापित है उनमें किस तरीके का कामकाज हो रहा है तो उनको उनमें सुधार करना, ये सारा इसका मेन मोटिव था। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपका आता है। तो ये क्या है आपका बंगाल के पार्टीशन के बाद आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्थापित किया जाता है, किनके द्वारा? आपके स्वदेशी नेशनल लीडर्स के द्वारा। और वो एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं जो क्या है? जादवपुर यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना है नाम। इसका मेन मोटिव क्या होता है? भारतीय परंपरा और संस्कृति का प्रसार करना और नेशनल लैंग्वेज में उसको डेवलप करना। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर नेशनल काउंसिल एजुकेशन के टाइम पर ही क्या करते हैं? शांति निकेतन की स्थापना करते हैं, और सतीश मुखर्जी जो है वो डाउन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। फिर आता है रिसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में हम क्या करेंगे कि विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, और उसके साथ क्या करेंगे? इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, और मुस्तफिल जो शहर है उनमें जो कॉलेजेस स्थापित हैं उनका डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे कि शिक्षण के वो जो केंद्र है वो विश्वविद्यालयों का रूप ले सके। फिर आता है आपका सेडलर कमीशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया था कि इंटरमीडिएट शिक्षा को डिग्री कॉलेज से क्या कर दिया जाए? अलग करने की सिफारिश इसमें की गई थी। और दूसरा क्या कहा गया था कि अगर हमें यूनिवर्सिटीज़ के लिए टीचर्स चाहिए, हमें प्रोफेसर चाहिए, तो उसके लिए एक विशेष चयन समिति होनी चाहिए। और उसके साथ साथ 10+2+3 का जो सिस्टम है वो आपका इसी में दिया गया था, जो 1975 में भारत में लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है ये। इसके साथ साथ जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन है या फिर आपका सेडलर कमीशन है, इसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या कैबे की स्थापना की थी। और कैबे क्या है आपका? एक सलाहकार बोर्ड था आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन का। ये 1920 में स्थापित किया गया, लेकिन 3 साल बाद इसको समाप्त करना पड़ा, क्योंकि उस समय क्या था? भारत में वित्तीय संकट आ चुका था, तो 1923 में इसको समाप्त कर दिया गया। हम बात करेंगे हार्टोंग कमेटी 1929 के बारे में। तो ये कमेटी क्या थी? दिस कमेटी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल। इस कमेटी का क्या मुख्य उद्देश्य था? समिति ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी क्या है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है
उसकी जो जितनी भी क्या है क्वालिटी है उसको किस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाए, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो उसको ध्यान में रखकर क्या है ये कमेटी गठित की गई थी आपके हार्टोंग। इट अगेन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ कैबे। कैबे के बारे में हमने पिछले आपके उसमें भी पढ़ा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था उसमें, विच वॉज अगेन एस्टेब्लिश इन 1935 एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस। समिति ने क्या क्या फिर से कैबे की स्थापना की बात की और सिफारिश की, जिसे फिर से 1935 में लागू किया गया। सबसे पहले कैबे की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी, लेकिन क्या है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको 1923 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो आपका हार्टोंग कमेटी है 1929, इसने सिफारिश की कि आपको कैबे को फिर से लाना चाहिए। कैबे क्या है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने सजेस्ट किया था और इसको 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में इसको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर फिर से हार्टोंग कमेटी ने सिफारिश की, तो उसकी सिफारिश पर 1935 में फिर से कैबे को लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये है। अब आता है आपका स्प्रू कमेटी। स्प्रू कमेटी क्या है? द कमेटी अपॉइंटेड इन 1934 बाय प्रोविंस लार्जली प्रेजेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू द causes of unemployment in UP, conclude that the system of education common prevalent prepared pupils only for examinations and degrees and not for any avocation in life। संयुक्त प्रांत जो था आपका उस समय का, यानी आज वर्तमान में जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उस समय उसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो उसकी सरकार द्वारा 1934 में क्या करा गया? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों के जांच करने के लिए क्या की गई? आपकी स्प्रू कमेटी गठित की गई और इस समिति ने क्या कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंची ये जो समिति थी कि आमतौर पर प्रचलित शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल क्या कर रही है? एग्जामिनेशन लेने तक सीमित रख रही है या फिर डिग्री लेने के लिए तैयार कर रही है, न कि जीवन में किसी व्यवसाय के लिए वो तैयार कर पा रहे हैं। यानी आपकी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ क्या कर रही है कि डिग्री ही दिला पा रही है, वो क्या कर रही है? जॉब नहीं दिला पा रही है। ये क्या था आपका? सिर्फ स्प्रू कमेटी जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई थी। जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है, उस टाइम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये इंक्वायरी की जाए कि हमारे यूपी में या फिर आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है। तो 1934 में ये गठित की गई थी स्प्रू कमेटी और इसने क्या कहा कि आपकी शिक्षा प्रणाली में ही दोष है कि ये क्या कर पा रही है? सिर्फ क्या एग्जामिनेशन ले पा रही है और डिग्री दे पा रही है, लेकिन कोई भी जॉब या व्यवसाय नहीं दे पा रही है। अब आता है अबोर्ड वुड रिपोर्ट। वुड डिस्पैच आपका आया था, हमने उस पर बात भी की है, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसको वो जो आपका वुड डिस्पैच आया था, तो उस वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी उसको अबोर्ड कर दिया गया 1937 में। इट प्रपोज दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। इसने क्या प्रस्तावित किया? जो आपकी रिपोर्ट थी अबाउट वुड रिपोर्ट, इसने प्रस्तावित किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा क्या है? इट रिकमेंडेड वोकेशनल ट्रेनिंग थ्रू पॉलिटेक्निक्स एंड द सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस। इसने पॉलिटेक्निक के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करना चाहिए? अंग्रेजी ही होना चाहिए विषय। दूसरा क्या है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या है शुरू करने चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक्स में आप क्या कर सकते हैं? कोर्सेज शुरू कर सकते हैं और वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थापना कर सकते हैं। तो ये आपका अबाउट वुड रिपोर्ट था 1937 का। उसके बाद आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नई तालीम। इसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बेसिक शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नई तालीम कौन सी है, तो आपकी वर्धा स्कीम जो है वो क्या है? नई तालीम है, जो 1937 में दी गई थी। इसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा के रूप में भी क्या है जाना जाता है। द स्कीम इज एन आउटकम ऑफ द फिलोसफी ऑफ गांधी जी। यह योजना क्या है? गांधी जी के दर्शन का परिणाम है। ध्यान रखना है कि जो आपका वर्धा स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? गांधी जी से रिलेटेड है। इट वॉज गिवन अ डेफिनेट शेप बाय द कमिटी अंडर द chairmanship of Dr. Zakir Hussain, who later on
बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति द्वारा एक निश्चित आकार दिया गया था, जो बाद में क्या बने थे, आपके भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपको ध्यान रखना है वर्धा स्कीम क्या है, गांधी जी के विचारों का इसमें दर्शन है पूरा का पूरा, उससे ये क्या है, लिंक है। दूसरा क्या है, 1937 में दी जाती है, इसको नई तालीम या बेसिक एजुकेशन या बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। और इस समिति के जो चेयरमैन है वो कौन है, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो भारत के प्रेसिडेंट भी बनते हैं बाद में। फिर आता है गांधीयन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब जो आपका वर्धा स्कीम है ये क्या है, गतिशील अवधारणा है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैन्स नीड एंड एट ऑल लेवल बायोलॉजिकल। यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी स्तरों पर क्या करती है, जो पुरुष हैं, जो लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करती है, प्रावधान करती है। दूसरा क्या है, ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ द होल मैन। ये क्या है, उनका मानना था कि शिक्षा से संपूर्ण मनुष्य का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। He emphasized free, compulsory and universal education for age group of 7 to 14 years. उन्होंने क्या कहा कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य, सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो दैट एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट इन वंस मदर लैंग्वेज। और यह भी कहा कि शिक्षा व्यक्ति की मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यानी आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो किस में दी जानी चाहिए, आपकी मदर लैंग्वेज में या फिर आपकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। तो ये वर्धा स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आप हरियाणा में भी देखते हो कि 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, तो ये इसी का ही पार्ट, आपका वर्धा स्कीम का ही एक पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है कि मनुष्य के सारे सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर विकास करने पर ध्यान देता है। और ये क्या कहता है कि हम तभी विकास कर सकते हैं जब क्या करेंगे, शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ ये गतिशील अवधारणा, और ये क्या कहता है, 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो सार्वभौमिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। और ये जो शिक्षा है वो सिर्फ किस में दी जानी चाहिए, उनकी मदर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। अब आता है आपका सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आती है, आपकी 1944 में। द सार्जेंट रिपोर्ट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है, 1944 की ये रिपोर्ट जो है, सार्जेंट रिपोर्ट को भारत का युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना भी कहा जाता है। इस टाइम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होता है, तो ये रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट कहा जाता है इसे। इट रिकमेंडेड सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि यूजीसी को सेटअप करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन प्रपोज्ड करता है या कौन इसकी सिफारिश करता है, यूजीसी की सार्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 है, ये इसकी सिफारिश करता है। एंड प्रपोज्ड अ 3-year डिग्री कोर्स, और ये 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का जो प्रस्ताव है उसको भी रखता है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए सार्जेंट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी जो आज आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये किसकी सिफारिश पर जो स्थापित किया गया था, आपके सार्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 है उसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था। और इसके साथ में यूजी की जो आप डिग्री अभी तक ले रहे थे, यानी 3 साल का जो आपका यूजी कोर्स है, वो किसकी देन है, सार्जेंट रिपोर्ट की ही देन है। तो ये थे आपके इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी अभी तक आयोग आए हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स आए हैं, जितने भी आपकी कमेटीज गठित की गई हैं। तो हमने देखा कि आपकी बहुत सारे ऐसे क्या रहे हैं, स्कीम्स रही हैं या फिर पॉलिसीज़ रही हैं या फिर कमीशंस आए हैं, जिन्होंने आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस के ऐसे कमिटीज़, पॉलिसीज़ थी जो हायर एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर रही थी। अब हम एक बार विस्तारित रूप में देख ले कि हमने कौन कौन बिफोर इंडिपेंडेंस के जो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने वाले रिपोर्ट्स हैं या फिर आपके एक्ट्स हैं वो देखे हैं। सबसे पहले हमने चार्टर एक्ट देखा था 1813 का, फिर हमने एलेफिस्टोन रिपोर्ट देखी 1823 की, फिर हमने मैकोलेस मिनट देखी 1835 की, फिर वुड डिस्पैच देखा 1854 का, फिर हमने हंटर कमीशन देखा 1882 और 83 का, फिर हमने यूनिवर्सिटी कमीशन देखा 1902 का, फिर हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन देखा 1905 का, फिर रीसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ने 1913 हमने देखा, सेडलर कमीशन 1917 में आया था तो वो हमने इसमें देखा, फिर हार्टोंग कमेटी जो 1929 में आई थी वो हमने इस पर बात की,
फिर सप्रू कमेटी जो थी वो 1929 की, उस पर हमने बात की। फिर अबोट वुड रिपोर्ट जो थी 1937 की, उस पर हमने बात की। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको गांधी स्कीम भी कहा जाता है, तो 1937 में आई थी, इसमें हमने बात की। फिर सार्जेंट रिपोर्ट जो थी 1944 की, इस पे हमने बात की। और इसी के साथ ही हमारा क्या खत्म हो जाता है, बिफोर इंडिपेंडेंस आपका हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा क्या है। स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, इसने देश में क्या करा है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और इसको क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की है या कई पहले की है। तो उनमें कौन कौन सी है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो पहल थी वो क्या थी, आपका राधा कृष्णन कमीशन। आपको ध्यान रखना है, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला जो कमीशन आया था हायर एजुकेशन वो पे, तो वो कौन सा था, आपका राधा कृष्णन कमीशन था, जो 1948-1949 में आया। उसके बाद आपका आया मुदलियार कमीशन। मुदलियार जो कमीशन है 1952-1953 में आता है। इसके बाद आता है आपका कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी क्या है, भावनात्मक एकीकरण पर समिति। ये कब आती है, आपके 1961 में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन आपका कब आता है, 1964-1966 में आता है। इसके बाद आपका आता है एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, यानी आपकी समवर्ती जो सूची है उसमें आपकी शिक्षा के विषय के बारे में क्या कहा गया है, तो वो 1976 में आती है। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, आपकी NEP पहली कब आती है, 1968 में। उसके बाद 1986 में। और करंट में आपकी NEP कौन सी चल रही है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है छोटा सा। और हम इन NEP पे बात करेंगे कि कौन सी NEP में कौन कौन से जो अमेंडमेंट है या कौन कौन से डेवलपमेंट के प्रोसेस किए गए हैं। इसके बाद आता है आपका ज्ञानम कमेटी। ज्ञानम कमेटी आपकी कब आती है, 1993 में आती है। फिर आता है सैम पित्रोदा समिति। सैम पित्रोदा समिति कब आती है, आपकी 2007 में। फिर आता है यशपाल कमेटी। फिर आता है शर्मा कमेटी। फिर आता है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमेटी, KB पवार कमेटी। तो हमें ध्यान रखना, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद कौन से, राधा कृष्णन कमीशन के आया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 अनाउंस किया गया है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी चल रही है। UGC नेट में आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं काफ़ी, उसका पैटर्न क्या है, डिग्री का पैटर्न क्या है, सब हम जानेंगे हमारी आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राधा कृष्णन कमीशन आपका 1948-1949। तो ये कमीशन जो है, इसको किस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जा सकता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन कमीशन है उसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपका राधा कृष्णन आयोग, जिसे क्या कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ने UGC की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण को सुझाव दिया है। मैंने आपको पिछली बार जो हमारी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि UGC की आपकी क्या है, किसने सिफारिश की थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने UGC की सिफारिश की थी। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटीज। और ये क्या सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या होना चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने UGC की स्थापना करके वहां पर किसको प्रमोट करने की कोशिश की है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण। यानी UGC की स्थापना किसने की है, राधा कृष्णन कमीशन ने। और इसके साथ साथ माध्यमिक और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव इसने दिया कि हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेटिंग सेकेंडरी और हायर एजुकेशन है उसको भी क्या करना चाहिए, एकीकरण उनका करना चाहिए। इसके साथ आपका ये जो राधा कृष्णन कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका मुदलियार आयोग या मुदलियार कमीशन। ये कब आता है आपका 1952-1953 में। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अभी मैंने आपको बताया कि राधा कृष्णन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी
एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और मुदलियार कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग अ 3-year सेकेंडरी एंड 4-year हायर एजुकेशन सिस्टम। ये क्या सिफारिश करता है कि 3 साल का तो आपका क्या होना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, और 4 साल की आपके क्या होने चाहिए? उच्च शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इट ऑल्सो एडवोकेट द सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ये क्या सिफारिश और करता है कि हमें क्या करना चाहिए? भारत में जो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने कमीशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, स्प्रू कमीशन, उसमें सिर्फ किसके लिए रखा गया था? वो आपके यूपी के जो प्रोविंसेस था उस टाइम पे, यानी यूनाइटेड जो प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत जो था, उसके लिए किया गया था कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को। तो उस कमीशन ने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरीके की है कि वो डिग्री तो दिला पा रही है लेकिन रोजगार नहीं दिला पा रही है। तो इसी तरीके से क्या है, मुदलियार कमीशन ने क्या कहा कि हमें इस तरीके से स्कूल स्थापित करने चाहिए जिसमें क्या हो, बहुउद्देश्य रहे उनका उद्देश्य, यानी मल्टीपर्पज वो क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके छात्रों का। इसके साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भारत में स्थापित किए जाए, जिनसे क्या मिले, हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले। अब आता है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, या फिर इसको क्या कहते हैं, भावनात्मक एकीकरण पर समिति। और ये कब बनी? आपकी 1961 में। इट वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्ण आनंद। इसकी स्थापना डॉक्टर संपूर्ण आनंद की अध्यक्षता में होती है। टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर यूथ इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन पर्टिकुलर टू स्ट्रेंथ द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। अब ये जो कमेटी है या ये जो आपकी क्या है समिति है, इसकी संपूर्णानंद की अध्यक्षता में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। और ये किस लिए किया गया? युवाओं और विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए की गई थी, ताकि क्या करा जा सके, उनके इमोशनल जो उनका बिहेवियर है उनका एकीकरण किया जा सकता है, या फिर उनकी भावनात्मकता का एकीकरण किया जा सके, और इस एकीकरण की प्रक्रिया को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब आता है आपका कोठारी कमीशन, काफी इंपॉर्टेंट है, 1964-1966 में आता है। द कमीशन वॉज टाइटल, अब इसका टाइटल क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसका टाइटल है? आपका कोठारी कमीशन का टाइटल है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास इसको बोलते हैं हिंदी में। आयोग का या आपके कोठारी आयोग का क्या शीर्षक है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट था। इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, यह बहुत ही प्रगतिशील रिपोर्ट है। इट प्रपोज्ड अ 3-year डिग्री कोर्स एंड अ 4-year ऑनर्स डिग्री कोर्स। इसने 3 वर्ष का क्या है डिग्री कोर्स, या आपका पास कोर्स आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो शुरू करने की सिफारिश की। और दूसरा क्या है कि 4 साल का आपका क्या होना चाहिए? ऑनर्स का कोर्स होना चाहिए, यानी आप स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट में ले रहे हैं तो उसका कोर्स आपका कितने साल का होना चाहिए? 4 साल का होना चाहिए। इसके बाद और क्या सिफारिश की इसने? इस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सर्विस IES to improving the quality of Indian higher education with emphasis on quality teaching faculties to vocational secondary education was recommended। भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा यानी IES की स्थापना की सिफारिश की इसने। आपके जो कोठारी कमीशन उसने किसकी सिफारिश की? अगर हमें क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में इंडिया के, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आपका इंडियन एजुकेशन सर्विस होना चाहिए, IES होना चाहिए। इसके साथ में जिसमें माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संकायों पर जोर दिया गया। यानी क्या है कि आपको माध्यमिक स्तर पर या फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड आप कराएंगे, वो कैसी होनी चाहिए? वोकेशनल होनी चाहिए। तो इस तरीके के हमें संकाय या इस तरीके की फैकल्टीज हमें डेवलपमेंट करनी है कि उससे क्या व्यावसायिक जो कौशल है उसको विकसित किया जा सके। इट रिकमेंडेड दैट 6% ऑफ नेशनल इनकम बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। अब इसने सिफारिश की कि जो राष्ट्र की आय है यानी राष्ट्र की कुल आय है, टोटल इनकम है, उसका 6% किस पर खर्च किया जाए? शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। तो
तो ये था आपका कोठारी कमीशन। इसके बाद आज हमने 4 कमीशन देखे हैं, राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, कोठारी कमीशन। एक बार फिर से इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। राधा कृष्णन कमीशन को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और ये किसकी सिफारिश करता है? ये कहता है कि यूजीसी की इसने स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का क्या करें, हम एकीकरण करें तो हम अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ये क्या कहता है कि हमें रूरल यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो ये आपका राधा कृष्णन कमीशन है। और उसके बाद मुदलियार कमीशन जो आता है, इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राधा कृष्णन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदलियार कमीशन को ये 1952-53 में आता है। ये क्या कहता है कि हमें 3 साल का तो आपका सेकेंडरी एजुकेशन रखना चाहिए और 4 साल का हमें क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम अपना बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये क्या कहता है कि हमें मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना करनी चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद है कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी भावनात्मक एकीकरण पर समिति 1961 में बनती है। और डॉक्टर संपूर्ण आनंद इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं या फिर इसके चेयरमैन होते हैं। और ये क्या कहते हैं कि आपका जो रोल ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, काफ़ी अच्छा होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो आपके छात्र हैं या फिर आपके स्कूली छात्र हैं, कॉलेज के छात्र, उनके शैक्षिक कार्यक्रम की भूमिका इस तरीके की हो ताकि उनके भावनात्मक जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। फिर आता है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को की जो रिपोर्ट का टाइटल है वो क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है काफ़ी। ये क्या कहता है? 3 साल का तो आपको पास कोर्स या फिर डिग्री कोर्स होना चाहिए और 4 साल का आपका ऑनर्स का कोर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्या कहता है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए, यानी इसकी स्थापना हमें करनी चाहिए आपकी। अगर हम इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हमें इस तरीके की क्या है, वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हमें उच्च शिक्षण संकाय इसके स्थापित करने पड़ेंगे। और इन्होंने क्या किया कि कुल राष्ट्रीय आय का हमें 6% किस में खर्च करना चाहिए, हमारी एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। तो ये थे वीडियो हमारा हायर एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें जो अदर जो आपके कमीशंस एंड कमिटीज बची हैं, जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसके बाद आपका ज्ञानम कमेटी और सैम पित्रोदा कमेटी, इन सभी पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन सभी जो बचे हुए हैं आपके एजुकेशन कमेटीज़ हैं या फिर आप पॉलिसीज़ हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। इंडिपेंडेंस में जितने भी आपकी कमिटीज़ बनी हैं, जितने भी आपकी पॉलिसीज़ बनी हैं, जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं, उन सब पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे राधा कृष्णन कमीशन के बारे में, मुदलियार कमीशन के बारे में, कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन के बारे में और कोठारी कमीशन के बारे में। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, यानी आपके समवर्ती सूची, उसमें एजुकेशन का जो विषय है उसके बारे में कि उसमें क्या क्या बताया गया है। फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे, फिर हम ज्ञानम कमेटी को देखेंगे और फिर सैम पित्रोदा कमेटी को देखेंगे। तो यहाँ पर अब आता है हमारा एजुकेशन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची में आपका एजुकेशन या फिर शिक्षा का विषय 1976 में आता है। सबसे पहले हमने जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपने उसमें देखा भी होगा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो शिक्षा का विषय था वो किस में था, आपका राज्य सूची में। हमारे संविधान में क्या है, आपकी 3 तरीके की सूचियां हैं, जिसमें केंद्र सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो भी कानून या जो भी अमेंडमेंट करने का अधिकार होता है वो किसको होता है, आपकी केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों के समाहित या दोनों ही उसमें कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं या समवर्ती सूची की बात करते हैं 1976 के बारे में। इंडिया हैज़ अ फेडरल सेटअप एंड एजुकेशन इज द इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंटर एज वेल एज ऑफ स्टेट। यानी क्या है, आपकी जो
समृद्धि सूची है, इसमें जो शिक्षा का विषय है ये क्या है, भारत में जो आपकी संघीय व्यवस्था है उसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है। यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर ही क्या कर सकते हैं, शिक्षा को काफी अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। फिर क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन was of the state while the center was given the function of coordination and determination of standard। स्वतंत्रता के बाद क्या था, शिक्षा, या फिर हम बात करें क्या कि उसमें किसको भी समाहित किया जाएगा, किसको भी शामिल किया जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे स्वतंत्रता के बाद किसकी जिम्मेदारी थी, आपके राज्यों की जिम्मेदारी थी। लेकिन बाद में 1976 में क्या कहा गया कि नहीं, ये दोनों की जिम्मेदारी है, सेंटर की भी जिम्मेदारी है और आपकी स्टेट की भी जिम्मेदारी है। तो उसमें क्या कहा गया, जबकि केंद्र को समन्वय और मानकों के निर्धारण का कार्य दिया गया था, तो 1976 में क्या कहा गया, आपका 42वां संशोधन किया गया और शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में ला दिया गया। आपको ध्यान रखना है 1976 में 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें कंकरेंट लिस्ट में आपकी जो एजुकेशन का जो विषय है उसको शामिल कर दिया जाता है। तो 1976 में भारत के संविधान में समृद्धि सूची में प्रविष्टि 25 या एंट्री 25, 42 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राज्यों के साथ साथ केंद्र को भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी आपका जो एजुकेशन सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट 1976, ये क्या कहता है, इससे पहले जब हम भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम की बात करें तो उस टाइम सिर्फ राज्य सरकार के पास ही आपका क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में कानून बनाने, पॉलिसी बनाने, सारा काम किसका था, आपके राज्य सरकार का। तो फिर लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ क्या करेगी कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और उनके मानकों का निर्धारण करेगी या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, उनके स्टैंडर्ड्स का डिटरमाइन करेगी। लेकिन 1976 में आपका क्या आता है, 42वां संविधान संशोधन आता है और जिसमें क्या कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, सामूहिक तौर पर विकसित की जा सकती है या उसका विकास किया जा सकता है, जिसमें केंद्र सरकार की भी अहम भूमिका होगी और राज्य सरकार की भी अहम भूमिका होगी। तो यहाँ पे आपको ये अमेंडमेंट जरूर ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में, जिसमें हम शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर देते हैं। अब आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब तक आपकी 3 NEP आ चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका सबसे पहले आया था 1968 में, उसके बाद आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ थी 1986 में और वर्तमान में NEP क्या चल रही है आपकी 2020 चल रही है। द कटारी कमीशन वॉज फॉलोड बाय द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE ऑफ 1968 एंड 1986। जो कोठारी आयोग था को या फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के बाद 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। यानी क्या है, आपके कोठारी कमीशन के बाद 2 शिक्षा नीति आती है, 2 एजुकेशन पॉलिसी आती है, एक 1968 की और एक 1986 की। इसमें उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार पर जोर दिया जाता है। यानी आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने का काम करना है। शिक्षा मोड द्वारा उच्च शिक्षा प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा गया और इसके साथ साथ क्या कहा गया, इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन बाय डिस्टेंस लर्निंग मोड। और इसमें क्या है, आपका डिस्टेंस लर्निंग को भी क्या दिया गया, उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। डिस्टेंस लर्निंग में क्या है, आपका कोरस्पॉन्डेंस लर्निंग भी इसको कह सकते हैं कि आप क्या करते हैं कि रेगुलर नहीं जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में स्टडी के लिए, लेकिन आप कभी कभार अपने इंस्टीट्यूशन में जाते, तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस लर्निंग मोड कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। और आपका जो इग्नू है वो बहुत बड़ा सेंटर है पूरे इंडिया में, वो क्या कराता है, डिस्टेंस लर्निंग में आपकी जो डिग्री है वो आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया आपका NEP ने। एक क्या दिया कि हमें हायर एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी, उसके स्तर का जो है उसका विस्तार करना है, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना है। दूसरा क्या है कि हमें रेगुलर क्लासेस या रेगुलर डिग्री के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग मोड को भी अपनाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ज्ञानम कमेटी 1993 में गठित होती है। आपकी ज्ञानम कमेटी क्या कहती है, इसने अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन और स्वायत्तता की सिफारिश की और डीम्ड विश्वविद्यालयों के अनियंत्रित विकास को प्रतिबंधित करने के लिए कहा। यानी इट रिकमेंडेड फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी फॉर इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस। अगर हमें एकेडमिक एक्सीलेंस चाहिए तो हमें जो हमारा अकादमिक उत्कृष्टता है उसको हमें सुनिश्चित करना होगा,
और उसके साथ साथ हमें इसमें क्या चाहिए होगा, लचीलापन चाहिए होगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, ताकि हम क्या है समय समय पर उसमें क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। उसके साथ हमें रिस्ट्रिक्टेड करना होगा, रिस्ट्रिक्शन रखनी होगी, रिस्ट्रिक्टिंग द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी क्या है कि आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी अनियंत्रित रूप से विकसित होती जा रही है उनके ऊपर हमें क्या लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा। It emphasized the need for a national commission on higher education and research to regulate the quality of education and to encourage research in the university system। अब इसने क्या कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए या उसको नियमित रूप से विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता पर इसने जोर दिया। यानी क्या है कि अगर हमें हायर एजुकेशन में क्वालिटी सुधारनी है तो हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, अनुसंधान या रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमें उसकी गुणवत्ता में और ज़्यादा सुधार करना है तो हमें एक क्या करना चाहिए, रिसर्च जो आपका है उस पर एक राष्ट्रीय आयोग गठित करना चाहिए। तो ये ज्ञानम कमेटी थी 1993 में जो आई थी। इसके बाद आता है आपका सैम पित्रोडा कमेटी। अब इसकी स्थापना कब होती है, 2007 में की गई थी। इट इज़ अ पॉपुलरली नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NKC क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन। और नेशनल नॉलेज कमीशन किसको कहा जाता है, सैम पित्रोडा कमेटी को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए, मानकों रणनीतिक प्राथमिकताओं के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए और बहुविषयक पेशेवर और मानदंड आधारित संसाधन आवंटन की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम के पुनर्गठन की सिफारिश की। इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैरिकुला टू मीट द डिमांड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल। अब इसने कहा क्या कहा कि हमें दोबारा से क्या करना चाहिए, हमारे जो कैरिकुला है उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसको दोबारा से गठित करना चाहिए, उसको दोबारा से संरचित करना चाहिए, ताकि जो हमारे क्या है बहुआयामी जो प्रोफेशनल है उनको उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। एंड क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्सेज एलोकेशन, और हर किसी का क्या है मानदंड आधारित संसाधनों का आवंटन हमें करना चाहिए। टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस टू प्रमोट एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। और ये किस लिए करना चाहिए, ताकि क्या कर सके हम जो हमारा उच्च शिक्षा है उसको उत्कृष्टता के साथ हम उसको क्या कर सके, बढ़ावा दे सके और उसको डेवलप कर सके। नेक्स्ट आता है, इट सपोर्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड आल्सो फेवर्ड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑन यूनिवर्सिटीज। अब इसने क्या कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश दिया जाना चाहिए आपके भारत में, यानी भारत में विदेशी विश्वविद्यालय वो भी यहाँ पे अपने जो विश्वविद्यालय उनकी स्थापना कर सके। तो इस तरीके की हमें क्या करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, विश्वविद्यालय पर कॉलेज की संबद्धता के बोझ को कम करने का भी समर्थन किया जाना चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया था, आप लोगों को अगर याद हो तो, कि क्या कहा गया था कि आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को ही उनके एफिलिएटेड कॉलेज में क्या करना चाहिए, उनका प्रबंधन करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उस आयोग का क्या नाम है। तो इसके साथ साथ क्या है कि आपको यहाँ पर जो आपका क्या है सैम पित्रोडा कमेटी है, ये क्या कहती है कि आपको आपके जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसका यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन कम हो, इसके लिए उनका जो बोझ है उसको कम करने का समर्थन ये करते हैं। NKC रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज टू 500 बाय 2015। अब ये क्या कहता है कि 2015 तक विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, 1500 कर देनी चाहिए, ये सिफारिश करता है आपका सैम पित्रोडा कमेटी। तो ये थे हमारे 3 और जो आपके इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी प्रमोट किया। तो हमने सबसे पहले एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट की बात की। 42वां आपका संविधान संशोधन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, संविधान में अपनी एजुकेशन की जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम समवर्ती सूची में शामिल कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या था, जब हम स्वतंत्र हुए थे उस टाइम क्या था, सिर्फ राज्य के पास ये अधिकार था कि वो शिक्षा को विकसित करे, उसके लिए नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए। लेकिन
1976 के बाद हमने 42वां संविधान संशोधन करके हमने उसको समवर्ती सूची में डाल दिया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपके एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, उसका पॉलिसीज क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके बाद आता है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो कोठारी कमीशन के बाद आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आता है 1968 और 1986। और इसका मेन मकसद क्या होता है कि हायर एजुकेशन का जो लेवल है उसकी क्वालिटी में सुधार करना, इसके साथ साथ क्या है, डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी एजुकेशन को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर हमने ज्ञानम कमेटी देखी 1993। तो ये क्या कहता है कि हमें अपना जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, उसको ऑटोनॉमी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज अनियंत्रित रूप से विकसित हो रही है उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, पाबंदी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ इसने क्या कहा कि हमें रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए अगर हम हायर एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, और उसके लिए हमें राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता है ताकि हम हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा दे सकें। फिर सैम पित्रोदा कमेटी जो है वो 2007 में गठित की जाती है और इसको नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहा जाता है। ये क्या कहता है कि हमें करिकुला को जो है वो क्या करना चाहिए, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, फिर रिस्ट्रक्चर उसका करना चाहिए ताकि जो मल्टी प्रोफेशनल की जो डिमांड चल रही है हमारे इंडिया में उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ हमें क्राइटेरिया बेस्ड रिसोर्सेज का एलोकेशन करना चाहिए या उनकी क्या है, उन आवंटन करना चाहिए, जो आपके मानदंड आधारित है उसके आधार पर संसाधनों का आवंटन करना चाहिए। और इसके साथ हमें स्टैंडर्ड और स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस देना चाहिए टू प्रमोट एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। आपके हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड और यानी आपके जो निश्चित मानदंड है और जो आपके स्ट्रेटेजीज हैं उसको प्रेफरेंस देने के लिए। तो ये थे आपके और 4 जो आपके कमिटीज़ हैं या मेन आपकी जो रिपोर्ट्स हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आगे के 4 और बचते हैं आपके यशपाल कमेटी है, शर्मा कमेटी है, इनके बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अदर टॉपिक पर बात करेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अपना एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि NEP 2020 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। हायर एजुकेशन में जो आपके 4 कमिटीज और बचती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। यशपाल कमेटी आपकी पहली कमेटी आती है जिसमें हम क्या देखते हैं, ये क्या क्या अपने जो अमेंडमेंट या सुझाव हमारे लिए लाते हैं। तो सबसे पहला ये क्या कहते हैं कि इसने सभी उच्च शिक्षा विनियामक और निगरानी निकायों को समाप्त करने और एक सुपर विनियामक बनाने का सुझाव दिया। यानी इसने क्या किया कि हायर एजुकेशन के लिए जितनी भी रेगुलेटरीज हैं, जितनी भी मॉनिटरिंग बॉडीज हैं, जितने भी आपके क्या है सब चीज़ें, जितने भी कमिटीज़ हैं, निकाय हैं, इन सबको समाप्त करके सिर्फ एक निकाय बनाया जाए और उसमें उसको क्या कहा जाए, सुपर रेगुलेटर बनाया जाए। और इसके साथ साथ इसने क्या कहा, जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए 7 सदस्यीय आयोग है, यानी क्या है, दैट इज अ 7 मेंबर कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। CHER क्या है आपका, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च। उसने क्या कहा कि जितने भी रेगुलेटरी अभी तक चल रही है, मॉनिटरिंग बॉडीज है, सबको खत्म करके एक सुपर रेगुलेटरी बनाया जाए। जो 7 सदस्यीय कमीशन जो बनाया गया है वो रहे, जो क्या है आपका कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च है। इसने ये कहा, इसने टियर सिस्टम में बताया कि स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल वुड फॉर्म द सेकेंड टियर ऑफ द सिस्टम। और उसने क्या कहा कि राज्य उच्च शिक्षा परिषदें हैं वो प्रणाली का दूसरा भाग बनेगी। पहला भाग आपका क्या रहेगा, CHER रहेगा, दूसरा भाग में आपकी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल रहेगा। इट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस be abandoned and that all deserving deemed universities be either converted into full-fledged universities or scrapped। इसने यह भी सिफारिश की कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इसने क्या सिफारिश की कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हमें अब समाप्त कर देना चाहिए, आपकी यशपाल कमेटी जो कहती है। इसके साथ साथ जो योग्य डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है या तो उनको पूर्ण आपकी विकसित डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में परिवर्तित किया जाना
चाहिए या फिर उन्हें समाप्त ही कर दिया जाना चाहिए। यानी ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के फेवर में नहीं है, ये कहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए या फिर उनको एक पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय बना देना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि वो क्या कहता है कि सारे जितने भी आपकी रेगुलेटरी या फिर मॉनिटरिंग बॉडीज है उनको खत्म करके एक सुपर रेगुलेटर बनाना चाहिए आपको, जो 7 सदस्य जो आपका कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है वो। इसके साथ ही क्या कहता है कि सेकंड टियर में आपका क्या रहेगा, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल रहेगा। इसके बाद ये क्या कहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो स्टेटस है या जो दर्जा है उसको अब समाप्त कर देना चाहिए, या फिर जो भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो डिजर्व करती हैं उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दे दिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। The committee stressed the need for more attention to undergraduate programs and multidisciplinary approach to learning. समिति क्या कहती है, स्नातक कार्यक्रमों को और सीखने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देती है। यानी क्या है कि आपको जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें क्या है, एक सिंपल आपकी अप्रोच पर ना रहकर हमें बहुआयामी अप्रोच या फिर बहुविषयक हमें अप्रोच रखनी चाहिए यहाँ पर शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। द यशपाल कमेटी ऑल्सो स्ट्रोंगली रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑन द यूनिवर्सिटी। अब ये भी क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका बर्डन बहुत कम कर देना चाहिए। एंड GRE लाइक्स टेस्ट्स be evolved for university education recommendations of Yashpal Committee and National Knowledge Commission emanated from realization that fragmentation of various field of knowledge in higher education led to inadequate growth of interdisciplinary learning. यशपाल समिति ने विश्वविद्यालयों पर कॉलेज की संबंधता के बोझ को कम करने के लिए कहा। यानी क्या है, ये पहले भी हमने कमेटी में पढ़ा कि वहाँ पे भी ये रिकमेंड किया गया था। आपकी कौन सी कमेटी है, जो सैम पित्रोडा कमेटी है, ये भी यही कहते हैं कि आपकी एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसका यूनिवर्सिटी पर बर्डन हमें कम करना चाहिए। सेम यही यशपाल कमेटी भी कहती है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस का बर्डन जो है उसको कम कर देना चाहिए। इसके साथ साथ GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की भी सुदृढ़ता से उसने सिफारिश की। यशपाल समिति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश इस एहसास से उत्पन्न हुई कि उच्च शिक्षा में ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विखंडन से अंतः विषय सीखने का अपर्याप्त विकास हुआ है। यानी क्या है कि हम जो हमारा कोर है, हमारा जो बेसिक है, हम उसको नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका शर्मा कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेटअप अंडर प्रोफेसर MM शर्मा, ये ध्यान रखना है, इनका नाम प्रोफेसर MM शर्मा के अंडर इसको स्थापित किया जाता है। इट डेलिब्रेट्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ये किसको प्रमोट करने की बात करता है, या ये है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास पर विचार विमर्श करती है। द कमिटी सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। ध्यान रखना है आपको, IISER का सुझाव किसने दिया था, आपकी शर्मा कमेटी ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का जो सुझाव है वो किस समिति ने दिया था, आपका शर्मा कमेटी ने दिया था। भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना का सुझाव कौन देती है, आपकी शर्मा कमेटी देती है। It also recommended mandated expansion of technical education, ensuring quality and providing access and affordable for technical education. इसने तकनीकी शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और तकनीकी शिक्षा के लिए पहुंच और सामर्थ्य प्रदान करने की भी सिफारिश की। यानी क्या है कि हमें हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें उसकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छा बनाना होगा, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन को है उसको अफोर्डेबल बना सके, उसको काफ़ी अच्छा एक्सेसिबल बना सके। इसके बाद द कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट 500 crore be spent on research in basic science every year by the UGC. समिति ने यह भी सिफारिश की कि UGC द्वारा हर साल बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ खर्च होने चाहिए। आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हमारे जो एक कमेटी
उसने क्या कहा था कि हमारा जो बजट है उसका हमें कितना प्रतिशत, हमारे 6% हमारे किस पर खर्च होना चाहिए, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। सेम यहीं पर क्या है, आपकी शर्मा कमेटी क्या कहती है कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन जो है या फिर आपका जो यूजीसी है उसको बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए तो खर्च करने ही चाहिए। फिर आता है डॉक्टर अनिल ककोडकर कमेटी। अब ये क्या है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूट टू रिकमेंड स्ट्रेटेजीज इम्प्रूविंग टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। ये भी क्या है, देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। इट रिकमेंडेड दैट 2% बजट इन एवरी इंस्टीट्यूशन बी फॉर मार्क्ड फॉर रिसर्च। इसने प्रत्येक संस्थान में 2% बजट अनुसंधान के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश की। फिर आता है आपका के बी पवार कमेटी। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूजीसी, द कमेटी रिकमेंडेड 4 मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन। यूजीसी द्वारा गठित की गई थी आपकी के बी पवार कमेटी। समिति ने उच्च शिक्षा में किसकी भागीदारी की बात की, पीपी मॉडल की भागीदारी की बात की, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी के 4 मॉडल की इसने सिफारिश की। तो ये था आपका पीबी पवार कमेटी। और इसी के साथ हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो आपका इंडिपेंडेंस से पहले किस तरीके से है और इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से हुआ है, उसमें कौन कौन सी कमिटीज थी, कौन कौन सी रिपोर्ट थी, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज या फिर एआईयू क्या है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका पेपर 1 के लिए, नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अब, तो एआईयू या फिर आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ये क्या है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस निकाय को बनाने में किस कमेटी की अहम रोल रहा, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस क्लास में। तो सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। 23 मार्च 1925 को जो मुंबई यूनिवर्सिटी है या फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय उस टाइम कहा जाता था, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में जो क्या है हमारे कुलपति जो है या फिर उन हर यूनिवर्सिटी के जो प्रतिनिधि है उनकी एक बैठक होती है। और उनकी जो बैठक है वो कौन सी होती है, इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है। मैं आपको पहले भी इंटर यूनिवर्सिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपका IU सीज के बारे में बता चुकी हूँ या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की बात कर चुकी हूँ। तो क्या होता है 23 मार्च 1925 को जितने भी हमारे वाइस चांसलर होते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन लोगों की एक बैठक होती है कंबाइन, और उसमें वो क्या डिस्कस करते हैं और कि उसमें एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक मंच तैयार करना, यह एक ऐसी भूमिका अदा करना कि इनके जो हमारे स्टूडेंट है विश्वविद्यालय उनका संरक्षण किया जा सके, और एक समन्वय निकाय के माध्यम से भारत के सभी विश्वविद्यालयों को एक साझा मंच पर लाने की आवश्यकता की परिणति थी। क्या थी हमारा जो हमने लेके आए AIU। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग AIU को क्यों लेकर आए, कि हम लोगों ने क्या करा कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स हम लोग बनाने की बात कर रहे थे। तो इसी तरीके से ही क्या हुआ, बॉम्बे में हमारी एक मीटिंग होती है वाइस चांसलर्स और जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव है उनकी। तो 23 मार्च 1925 को ये बैठक होती है और इस बैठक में क्या कहा जाता है कि एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का हमें गठन करना चाहिए या फिर अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का गठन, और उसमें उसका गठन करने की क्यों आवश्यकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में उनके हितों की रक्षा क्या है हमें करनी है, या फिर उनके क्या करना है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनके लिए हमें तैयार करना है जो क्या कर सके, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का रूप कर सके, वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट को या फिर स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। और यहाँ पर हम बात करते हैं AIU का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था। हम छोटे ऑब्जेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो उभर कर आता है वो क्या था। The objective was to promote university activities, especially by sharing information, increasing cooperation in education, culture, sport, allied areas। अब यहाँ पे 4 चीजें हैं आपको ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है एजुकेशन, फिर क्या है कल्चर, फिर क्या है स्पोर्ट्स,
अलाइड एरियाज, यानी इसका उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालयों की गतिविधियों को बढ़ाना या फिर उनके जो फंक्शन है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको क्या करना, प्रमोट करना, जिससे क्या है, और इसके साथ साथ विशेष रूप से जानकारी साझा करके क्या करना, सहयोग को बढ़ाना। और किन किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की बात की गई, एजुकेशन या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर कल्चर संस्कृति के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में, अलाइड एरिया या फिर उनसे संबंधित जितने भी क्या है हमारे विषय हैं उनके क्षेत्र में क्या है जानकारी साझा करके सहयोग बढ़ाने को प्रमोट किया गया या उसको बढ़ावा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, जब हम AIU को लेकर आए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का हम क्या कर रहे थे, गठन कर रहे थे, तो हमें ये ध्यान रखना था कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, हमें उनमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी वहां पे सब्जेक्ट्स है, उनको हमें बढ़ावा देना, उनको और भी ज्यादा डेवलप करने का काम करना है। और इसके साथ साथ जितना भी क्या है वहां पे एजुकेशन का सेक्टर है, वहां पे कल्चरल का सेक्टर है, वहां पे स्पोर्ट्स का सेक्टर है या फिर अलाइड एरियाज है, उन सबको प्रमोट करने का काम भी करना है। नेक्स्ट आता है, before this having such an organization in India was recommended by Sadler Commission in 1990। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के संगठन की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सबसे पहले इसकी स्थापना या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो सिफारिश है वो सबसे पहले कौन करता है, सैडलर आयोग करता है 1919 में। जिसके बाद क्या किया गया, 1924 में शिमला में आयोजित भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है वो कौन करता है, आपका सैडलर आयोग करता है। और सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन कब आता है, 1919 में आता है। 1919 के बाद क्या होता है, शिमला में एक सम्मेलन होता है या शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कौन आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं, या फिर हर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया से जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके क्या जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। और वहां पर क्या है, आपके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की स्थापना करने के लिए क्या की जाती है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। जैसे हमने बात की थी कि यूजीसी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसका हमारे संविधान में जिक्र है। आपका यूजीसी एक्ट 1956 आया था, उसके तहत हमने यूजीसी की स्थापना की हुई है। इसी तरीके से हमने क्या है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को भी संवैधानिक निकाय बनाने के लिए हमने लीगल स्टेटस उसका डाला है। यानी क्या है, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड ने 9 नवंबर 1967 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकरण के साथ एक कानूनी दर्जा हासिल कर लिया था। यानी क्या है, यहाँ पर एक क्या है, स्वतंत्र निकाय न बनकर यहाँ पे ये क्या बना था, एक सोसाइटी बना। और सोसाइटी के रूप में इसने कब अपने आप को रजिस्टर कराया, 29 सितंबर 1967 को इसने क्या है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। यानी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा 1860 का जो है उसके अंतर्गत सितंबर 29 1967 को क्या बन जाता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो एक क्या है, लीगल बन जाता है, या फिर एक क्या है, उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, उस रियल नेम है या फिर वर्तमान में हम इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये नाम हमने कब दिया, 1973 में दिया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, 1967 में हम क्या करते हैं, इसका एक क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं कि क्या, यह एक पैटर्न क्या बन। सबसे पहले क्या होता है, 1919 में क्या आता है, आपका सैडलर कमीशन आता है, या फिर सैडलर क्या आता है, आयोग आता है। और सैडलर आयोग क्या सिफारिश करता है कि एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज का एक एसोसिएशन या फिर एक पूरा अपना एक संगठन होना चाहिए। अब सैडलर आयोग की सिफारिश के साथ ही क्या होता है, 1924 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये कहाँ पे होती है, आपकी शिमला में होती है। और शिमला में इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना
करनी चाहिए। अब क्या होता है कि इस पर काफी चर्चा होती है, फिर इसका प्रस्ताव इस कॉन्फ्रेंस में लाया जाता है, और इस कॉन्फ्रेंस में कौन होते हैं, आपके वीसी होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सिटी के कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इस पे विचार विमर्श होता है, और उसके बाद क्या होता है, संविधान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आपका 1860 का, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 1967 में हम इसको एक सोसाइटी का दर्जा दे देते हैं। और 1967 के बाद भी एक घटना और होती है, और वो घटना क्या होती है, अब क्या होता है, हम इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कब कहते हैं, रीनेम कब करते हैं, 1973 में हम इसको रीनेम कर देते हैं। तो एक क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले 1919 में सेटलर कमीशन में क्या किया जाता है, इसका जिक्र किया जाता है कि हमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का बनाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, 1924 में शिमला में एक क्या है कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर जाते हैं इंडिया की यूनिवर्सिटीज के, और रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। फिर उसके बाद इस शिमला में प्रस्ताव रखा जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए, या फिर क्या है आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ के लिए। और उसके बाद क्या होता है, 1967 में हम क्या कर देते हैं, इसको एक सोसाइटी का दर्जा दे देते हैं, या फिर क्या है आपका जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड है, 19 सितंबर 1967 को इसको क्या कर देता है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको कानूनी दर्जा प्राप्त कर देता है। अब क्या होता है कि उस समय हम इसको इस नाम से नहीं जानते हैं, और 1973 में हम इसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर देते हैं। तो आपको ये सारा इसका क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी स्थापना के बाद से, यानी जब से इसको हमने एस्टेब्लिश किया है, या इसको जब से हमने एक्टिव किया है, तब से यह हायर एजुकेशन में एक एक्टिव जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है हायर एजुकेशन में। आपको ध्यान रखना कि उच्च शिक्षा के विकास में एक सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जब से हमने इसको क्या क्या स्टार्ट किया है, या इसको एक नया रूप दिया है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका कि इसके मेन मेंबरशिप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है शामिल होगी, या फिर आपका जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल होगी। सर पहले क्या है, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज, फिर ओपन यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी जो हमारे क्या है राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, उन इंस्टीट्यूशन को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज में और 13 इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो है अदर कंट्रीज के शामिल किए गए हैं, जिसमें कौन कौन से है, बांग्लादेश है, भूटान है, द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मॉरिशस है, नेपाल है, थाईलैंड है, और यूनाइटेड अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हिंदी में कहते हैं, एंड यूनाइटेड किंगडम है। ये भी क्या है आपके जो आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी है उसके सदस्यता इनको भी प्राप्त की गई है। नेक्स्ट आता है आपका विजन। अब इसका मेन विजन क्या है, या इसको लाने का मेन उद्देश्य क्या है। ऐसे पहलों और कार्यक्रमों को शुरू करने में गतिशील सेवा और सलाहकार शीर्ष संगठन के रूप में उभरना, जिससे भारतीय शिक्षा को विश्व में अग्रणी प्रणाली के रूप में मजबूत और लोकप्रिय बनाया जा सके, और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार, खेल, युवा, सांस्कृतिक गतिविधियों में अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका विजन मेन क्या है कि हमें इस तरीके का क्या है एक कार्यक्रम शुरू करना है, इस तरीके का कार्यक्रम हमें शुरू करने हैं, जिससे क्या है भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली जो है वो एक क्या है अग्रणी रूप से डेवलप हो सके, और इस तरीके से लोकप्रिय बन सके कि, या फिर इस तरीके से वो अपना डेवलप करे कि वहां पे हायर एजुकेशन बहुत अच्छी क्वालिटी में हो, वहां पे रिसर्च अच्छी क्वालिटी में हो, उसके बाद जो आपके स्पोर्ट्स है उसमें अच्छी क्वालिटी के हो, उसके बाद आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर के आए, और ये सिर्फ नेशनल लेवल तक ही ना रहे बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी अपनी पहचान बना सके। तो ये इसका मेन विजन है। अब इसके बाद इसका मिशन देख लेते हैं। मिशन में क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उच्चतर शिक्षा प्रणाली और भारतीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना इसका मेन क्या है काम है, और उनका प्रतिनिधित्व करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, खेल, संस्कृति,
और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य विश्वविद्यालयों और हितधारकों के बीच सक्रिय समर्थन, सहयोग और समन्वय के माध्यम से मिशन की बात करते हैं तो मिशन में भी सेम वही चीज है कि आपको क्या करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आपकी जो इंडियन की हायर एजुकेशन जो प्रणाली है या पॉलिसी है या पैटर्न है उसको क्या करना, बढ़ावा देना और उसका इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि वो इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सके, उसका रिप्रेजेंट कर सके। और जो वहाँ की एजुकेशन है, वहाँ का रिसर्च है, वहाँ का स्पोर्ट्स है, वहाँ के जो कल्चर है और उसको भी क्या करना, बढ़ावा देना। इसके साथ साथ क्या है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनको और जितने भी सभी क्या है आपके हितधारक है उन सभी के बीच क्या है, समन्वय करना या फिर उनके बीच में सहयोग की भावना बनाए रखना। और उसके साथ साथ जो उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर के सहयोगी जितने भी संघ है, उन सब के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के भी साथ मजबूत संबंध बनाना, यानी एमओयू आपने सुना होगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में एमओयू साइन होता है। तो वो भी क्या है, इसका ही एक रूप है कि क्या करते हैं हम कि भारत के जो यूनिवर्सिटीज है उसको जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए। उसमें आपका कल्चरल, उसमें आपका स्पोर्ट्स, उन सब के डेवलपमेंट के लिए हम क्या है काफी सारे जो इस तरीके की पॉलिसीज है उनको अपनाते हैं। अब मिशन के बाद इनके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपका जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बना उसका। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था, टू सर्व एज इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू एक्ट एज अ ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, सूचना ब्यूरो के रूप में काम करना और संचार को सुगम बनाना। यानी क्या है, जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है उनको एक दूसरे के साथ क्या है उसका संचार, कम्युनिकेशन जो गैप है उसको कम करना और एक जो आपका ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके तरीके से काम करना। तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमंग यूनिवर्सिटी, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, विश्वविद्यालय है, उनके बीच में समन्वय बनाना और आपसी परामर्श करना। यानी क्या है, परामर्श का मतलब क्या है, आपसे आचार विचार करना। एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर, टेक्नोलॉजी के लेकर या किसी को भी लेकर क्या है जो आपका परामर्श है वो दे सकती है। जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना है और साझा हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों या निकायों के साथ सहयोग करना है। यानी क्या है कि एक गवर्नमेंट है और एक यूनिवर्सिटी है, यानी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में हमें क्या बनाना है, समन्वय बनाना है। इनके बीच में हमें कम्युनिकेशन बनाना है, एक अच्छा कम्युनिकेशन हमें डेवलप करना है। तो ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये क्या काम करेगा, गवर्नमेंट और आपका जो यूनिवर्सिटी है उनके बीच में संपर्क करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ ये क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा अदर यूनिवर्सिटी से, अदर बॉडी को, और उसके क्या है जो आपकी राष्ट्रीय स्तर की निकाय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निकाय है उनके साथ सहयोग, उनके साथ डेवलपमेंट करने के लिए या फिर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका जो फिफ्थ गोल है वो क्या है, टू एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले कोई भी निकाय नहीं थी, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जब तक नहीं बना था तब तक कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए निकाय हमारे पास नहीं थे। तो हमने जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जब बना दिया तो ये क्या मिल गया हमें, भारत के विश्वविद्यालय को विश्व में रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या है इसका वारिस मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसे कार्यक्रमों या फिर ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना या शुरू करना जिससे क्या हो, जो शिक्षण या फिर परीक्षा, शोध, पाठ्य पुस्तकों, विद्वतापूर्ण प्रकाशनों, पुस्तकालय संगठन और ऐसे कार्यक्रमों के मानकों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे जो ज्ञान के विकास और प्रसार में योगदान दे सके। यानी ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना जो क्या करे, हमारे जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करे। और कौन कौन से स्टैंडर्ड, जैसे हमारा एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे, रिसर्च स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करे, हमारी टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव करे, या फिर स्कॉलरली पब्लिकेशंस जितने भी हमारे उसको इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, या फिर
फिर जो लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करे। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाना जिससे इन सभी का विकास जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और इनकी क्वालिटी में भी क्या है सुधार हो सके। इसके बाद आता है टू हेल्प यूनिवर्सिटीज टू मेंटेन देयर ऑटोनोमस कैरेक्टर, विश्वविद्यालयों को उनके स्वायत्त चरित्र बनाए रखने में मदद करने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। इसके बाद ये क्या करता है, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ मेंबर ऑफ द टीचिंग एंड रिसर्च स्टाफ, शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट, पब्लिकेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रोड। अब ये क्या काम करता है, भारत में या फिर आपके जो विदेश में विश्वविद्यालय के बीच जो छात्र गतिशीलता है या फिर जो आपका छात्रों की मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह की, और उसके साथ साथ शिक्षक और शोध कर्मचारी जो है उनके साथ क्या है वो आदान प्रदान करने का भी कौन काम करता है, आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी काम करता है। इसके साथ ये क्या करता है, बुनियादी जो ढांचा है संयुक्त शोध परियोजना और प्रकाशनों को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है। यानी क्या है, अगर ये आपके क्या है इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिकल्स है वो आप इंडिया में भी पढ़ सकते हो, इंडियन के जो पब्लिकेशन है वो बाहर भी पढ़े जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो सुविधाएं प्रदान करने का काम कौन करेगा, हमारा आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करेगा। इसके बाद व्यापक क्षेत्रों में विदेशी देशों में सहयोगी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, यानी जो हमारे क्या होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन होते हैं तो उसको साइन करने का या उस पर क्या है उसको मोहर लगाने का या फिर उसको उस पर हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। इसके साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के साथ को एक साथ लाना और उनके बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करना। यानी क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो बिखरी हुई थी, यानी हर किसी यूनिवर्सिटी का अपना एक मोटिव था, अलग अलग तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी। तो ये आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने क्या किया, सभी यूनिवर्सिटीज को एक मंच पर लाने की कोशिश की और विश्वविद्यालयों को एक साथ लाकर और उनके हितों की रक्षा करने का काम करना या फिर उसकी सुविधाएं प्रदान करने का इसने प्रयास किया। और इसके बाद आता है नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, शिक्षा के किसी भी सम्मेलन या संगठन या कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है या वो क्या तो नेशनल लेवल का है या फिर इंटरनेशनल लेवल का है, उनमें एक आम प्रतिनिधि को नियुक्ति और अनुशंसित करना। यानी क्या है, एक ऐसा जो आपका कॉमन रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपॉइंट करना जो किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारा नेशनल लेवल के है चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसको क्या है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमारी यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे आदमी की नियुक्ति कौन करेगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करेगा। ठीक है, टू असिस्ट द यूनिवर्सिटीज इन ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर डिग्रीज, डिप्लोमास एंड एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इंडिया एज वेल एज फॉरेन। यानी क्या है, विश्वविद्यालयों को उनकी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर जो परीक्षाओं के लिए अन्य विश्वविद्यालयों भारतीय और विदेशी से मान्यता प्राप्त करने में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी हमें कोई भी डिग्री लेनी है इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन से, कोई डिप्लोमा हमें यहाँ से लेना है या फॉरेन से लेना है या फिर हमें कोई भी एग्जाम जो इंडिया में देना है इंडिया से बाहर देना है, तो उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है, आपकी इंडियन क्या है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करती है। इसके बाद क्या है, टू अंडरटेक ऑर्गेनाइज द फैसिलिटेट conferences, seminar, workshop, lectures and research on various themes pertaining on higher education। अब उच्च शिक्षा से संबंधित यानी क्या है सम्मेलन कराना या फिर सेमिनार कॉन्फ्रेंस कराने का या कार्यशाला या वर्कशॉप कराने का या व्याख्यान हो गए, हमारे लेक्चर्स हो गए या लेक्चर सीरीज भी चलाते हैं बहुत बार तो, और उसके साथ साथ शोध शुरू करना या उनको शोध को मेंटेन करना, इस सभी का काम या इन सभी को सुविधा प्रदान करने का काम कौन करता है, हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। इसके बाद इसका और क्या ऑब्जेक्टिव है, सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। यानी जितने भी आपके क्या है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं उनके बीच नेशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और उसके साथ क्या है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना या नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट अमंग मेंबर यूनिवर्सिटीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड इन स्पोर्ट्स। यानी सदस्य विश्वविद्यालयों के बीच खेलों को बढ़ावा देने और खेलों में मानकों को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संगठन के रूप में कार्य करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालयों के
खेलों की भागीदारी को बढ़ावा देना, यानी क्या है कि नेशनल लेवल पे अगर स्पोर्ट्स होता है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स होता है तो, या फिर कोई चैंपियनशिप होती है तो उसके कंपटीशन में यूनिवर्सिटीज की भागीदारी के लिए या यूनिवर्सिटीज की इन खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उसके बुनियादी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट करने का काम भी कौन करता है? आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। इसके बाद क्या है? युवा कल्याण, छात्र सूचना सेवाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वयस्क शिक्षा और ऐसी अन्य गतिविधियों से निपटने वाले संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना और बनाए रखना जो छात्र और शिक्षकों और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए अनुकूल है। यानी क्या है? इस तरीके के लिंकेजेस बनाना ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो क्या कर सके, जो आपके स्टूडेंट है उनका वेलफेयर, जो यूथ वेलफेयर है उसको बढ़ावा दे सके, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है उसको बढ़ावा दे सके, कल्चरल प्रोग्राम्स को बढ़ावा दे सके, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दे। इस तरीके से क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उनमें इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ संबंध स्थापित करना जो क्या करे, छात्रों और शिक्षकों और विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य लोगों को कि जो वेलफेयर अप्रोचेस है उनको क्या है आपकी यूनिवर्सिटीज में लाया जा सके। इसके बाद इसका और क्या उद्देश्य है? विश्वविद्यालयों के लिए किसी भी तरह की सेवा एजेंसी के रूप में कार्य करना जैसा कि आवश्यक है निर्धारित हो, यानी जिस तरीके की सर्विसेज यूनिवर्सिटी को चाहिए उसी तरीके की जो आपकी डेवलपमेंट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराने का काम आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। इसके बाद समाचार पत्र, शोध पत्र, पुस्तकों आदि के प्रकाशन का कार्य करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना, यानी क्या है ऐसी फैसिलिटी देना जो क्या करे, हमारे पब्लिकेशन जो है न्यूज़पेपर के हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए या बुक हो गए, उन सबको क्या करना, सुविधाजनक बनाना या उन सब की पहुंच प्रदान करना भी इसका मुख्य काम है। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और प्रवेश पोर्टल या वैल्यू एडेड जो सर्विसेज है उनके रूप में अपने सदस्य विश्वविद्यालयों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना, यानी क्या है आपका एडमिशन पोर्टल है उसका और उसके साथ साथ जो आपका डिजिटाइजेशन है उसको प्रमोट करना, ताकि क्या है यूनिवर्सिटीज के जो मेंबर यूनिवर्सिटीज है उनके फॉर्म्स है वो पोर्टल पे आराम से आ सके, सुविधापूर्ण ढंग से वो अपना काम कर सके। इसके बाद क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जॉब पोर्टल और सहयोग पोर्टल बनाना, यानी क्या है अच्छी हायर एजुकेशन क्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जॉब पोर्टल और कोलैबोरेट पोर्टल या फिर कोलैबोरेशन जो पोर्टल है उसको भी प्रमोट करने का काम कौन करता है? आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी करता है। तो ये था आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमने ये डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। इसके बाद इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, हमने ये डिस्कस किया है। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसके मेंबरशिप रहेंगे, यानी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज हो गए, ओपन यूनिवर्सिटीज हो गए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हमारे नेशनल इंपोर्टेंस रखते हैं। उसके साथ 13 आपके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल, या फिर 13 जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल की गई है। इसके बाद हमने लीगल स्टेटस की बात की थी कि सबसे पहले क्या था आपका, अगर मैं बात करूं तो हमने इसको इंटर यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है उसने इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराने का काम किया था, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक सोसाइटी के रूप में हुआ, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी के रूप में होता है, जिसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर सितंबर 29, 1967 में क्या है स्थापित किया जाता है। तब तक इसको क्या कहा जाता है, इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नहीं कहा जाता, एआईयू नहीं कहा जाता है। इसको एआईयू कब नाम दिया जाता है या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कब नाम दिया जाता है? 1973 में इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है। तो हमने ये भी देखा कि लीगल स्टेटस इसका क्या है। इसके बाद हमने बात की कि सबसे पहले हम इसकी क्रोनोलॉजी देख रहे थे तो सबसे पहले 1919 में सैडलर कमीशन आया था। तो सैडलर कमीशन ने सिफारिश की थी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की। इसके बाद क्या हुआ कि शिमला में क्या है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, कॉन्फ्रेंस का कंडक्ट कराया जाता है 1924 में, और इसमें सारे पूरे देश से यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और ये लोग क्या है आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या भारतीय जो आपके विश्वविद्यालय संघ है इसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं या फिर प्रस्ताव रखते हैं अपना। तो इस प्रस्ताव के बाद क्या है हम लोग इस पे विचार विमर्श करते हैं, और 29 सितंबर 1967 को हम इसको सोसाइटी के रूप में घोषित कर देते हैं, सोसाइटी
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। और उसके बाद 1973 में हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नाम दे देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज है या फिर विदेशों में भी जो आपके विश्वविद्यालय या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में क्या है, आपका कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम करना, उसको और जो डेवलपमेंट या ग्रोथ की जितने भी आपके क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर अदर जो फैसिलिटीज है उनको प्रमोट करना, ताकि हम हर क्षेत्र में क्या है यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दे सके, उनका डेवलपमेंट कर सके, चाहे वो आपका एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे आपका कल्चरल सेक्टर हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, और चाहे वो आपका अलाइड एरियाज हो, कोई भी एरिया हो, उनका डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था लेक्चर आज का एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में या फिर AIU के बारे में। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।